वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं एनेस्थीसिया टेक्नो। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट एनेस्थीसिया यूनिट यानी रिकवरी रूम के बारे में। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को होश में लाना और जिस्मानी तौर पर मुतवाज़न और मुस्तहकम होने की मुद्दत को हम एनेस्थीसिया से रिकवरी या बहाली कहते हैं। जदीद एनेस्थीसिया रिकवरी रूम कैसा होना चाहिए? रिकवरी रूम तरजीही तौर पर ऑपरेटिंग रूम के करीब होना चाहिए ताकि मरीज़ को ज़रूरत पड़ने पर एनेस्थीसिया कवर मिलने में आसानी हो। इसके अलावा मरीज़ को ऑपरेटिंग रूम में लेकर जाना या फिर लेकर आने में भी आसानी हो। इसके अलावा मरीज़ को ले जाने और वापस लाने के रास्ते भी अलग होने चाहिए। रिकवरी रूम का रकबा तकरीबन इतना होना चाहिए कि काम करने वाले स्टाफ की आमदोरफ्त में आसानी हो। इसके अलावा एक्स-रे और ट्रॉलीज़ की आमदोरफ्त में भी आसानी हो। रूम में वेंटिलेशन का बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा कर्टन का होना बहुत ज़रूरी है। बिस्तर के करीब बिजली, ऑक्सीजन, हवा और सक्शन के आलात का होना बहुत ज़रूरी है। छत ऐसी हो जो शोर को जज़ब करने की सलाहियत रखती हो। कम्युनिकेशन का मौसर इंतज़ाम होना चाहिए जिसमें टेलीफोन है या इंटरकॉम वगैरह है, ये शामिल होने लाजमी हैं। अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर मौजूद होने चाहिए जिसके अंदर पल्स ऑक्सीमीट्री, ईसीजी, टेम्परेचर, NIBP का होना ज़रूरी है। एमरजेंसी इक्विपमेंट में आपके पास एयरवे का सामान मौजूद होना चाहिए जिसमें मास्क, ओरल एयरवे, नेज़ल एयरवे, लैरिंगोस्कोप, ETT ट्यूब्स और LMS का होना शामिल है। इसके अलावा क्रश कार्ड और डिफिब्रिलेटर भी लाजमी तौर पर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर मौजूद होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में भी वो हो। स्टाफ की ये जिम्मेदारी है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको चेक करें ताकि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो बर वक्त पता चल सके। अगर हम अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो एक एनेस्थेटिस्ट का हर वक्त मौजूद होना वहाँ पे ज़रूरी है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट को कब रिकवरी रूम से शिफ्ट करना है। नर्सिंग स्टाफ को BLS या ACLS की ट्रेनिंग लाजमी तौर पर करनी चाहिए ताकि उनको एमरजेंसी को हैंडल करना आ सके। इसके अलावा रिकवरी रूम में एक हेड नर्स या इंचार्ज का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि बेहोशी के बाद मरीज़ में कौन सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मरीज़ को लेरिंगोस्पाज़म या ब्रोंकोस्पाज़म हो सकता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं वो हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना, पेशेंट का रिदमियाज होना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, ये सब चीज़ें शामिल हैं जो कि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में मरीज़ के साथ हो सकती हैं। इसके अलावा पेशेंट आपको दर्द की कंप्लेन कर सकता है, पेशेंट को नोज़िया और वोमिटिंग भी हो सकती है और एस्पायरेशन के चांस भी मौजूद रहते हैं। अगर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो पेशेंट को हेमाटोमा और खून का ज़्यादा बह जाना इसमें शामिल है। अब सवाल ये है कि पेशेंट को रिकवरी रूम से कब शिफ्ट करना चाहिए। मरीज़ अपना एयरवे खुद संभाल सके बगैर किसी सपोर्ट के, इसकी ऑक्सीजन इत्मीनान बख्श हो। इसके अलावा पेशेंट दर्द की कंप्लेन ना करे, पेशेंट का दर्जा हरारत भी नॉर्मल हो। अगर पेशेंट को आपने रीजनल एनेस्थीसिया में ऑपरेट किया है तो मेक श्योर कर लें कि उसकी मोटर पावर कैसी है। इसके अलावा कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। पेशेंट की मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एक तरबियत याफ्ता नर्स और तरबियत याफ्ता मददगार ही के ज़रिए पेशेंट को हमेशा शिफ्ट करना चाहिए। साथियों, ये थी आज की वीडियो। मैंने मुख्तसर वक्त में कोशिश की है कि चीज़ों को कवर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।